जय हिंद ऑल ऑफ यू। MBBS मेंस की वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप अपने घरों में रहते हुए काफ़ी अच्छे से अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे और इसके लिए मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विधान पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक मैंने MBBS मेंस के GS पेपर सेकंड के पार्ट बी से लिया है। ये जो टॉपिक है इसको चुनने के पीछे एक कारण है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जितने भी यहाँ पर पेपर देखते हैं MBBS मेंस में, लगभग सभी में कुछ पेपरों को छोड़ दिया जाए तो काफ़ी हद तक यहाँ पे फैक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं उन पेपर्स में, यानी कि उनका तथ्यों को पूछा जाना ही हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। उनमें तथ्य पूछे जाते हैं, फैक्ट पूछे जाते हैं, जिससे हम काफ़ी आसानी से उसकी आंसर राइटिंग कर पाते हैं, उसके उत्तर को लिख पाते हैं। लेकिन कुछ पेपरों में इस तरह के टॉपिक्स होते हैं, इस तरह के विषय होते हैं जिसमें तथ्यों का बहुत ज़्यादा समावेश होता नहीं है, और जब यहाँ पर तथ्य हमारे पास नहीं होते हैं तो एक अच्छी आंसर राइटिंग करना ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो आज ये जो मैंने टॉपिक लिया है इसमें हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा तथ्य नहीं है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास फैक्ट नहीं है, तो किस तरह से इन टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से डील करके हम इन्हें एक अच्छे रूप में लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि टॉपिक है सामाजिक विधान। सामाजिक विधान। अब इसमें जो विधान शब्द है और सामाजिक शब्द है ये दोनों अलग अलग हैं ही, लेकिन हम शुरुआत करेंगे विधान से। एक्चुअल में विधान है क्या, ये विधान आया कहाँ से, किस तरह से ये ज़रूरी है, ये तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये विधान कैसे आया, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। ऐसा आपके साथ कभी ना कभी तो हुआ ही होगा कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, यानी कि छोटा भाई या बहन हो सकती है, और उसके कंपैरिजन में आप होंगे, मतलब आप खुद उससे कंपेयर करते होंगे। उस छोटे बच्चे को जब रियायत दी जाती होगी आपके माता पिता के द्वारा, मतलब अगर वो ऊधम कर रहा है और आप ऊधम कर रहे हैं तो आप पिट सकते हैं, लेकिन उसके पिटने की संभावना थोड़ी कम होती है। जब आप उससे कंपेयर करते हो कि वो भी तो ऊधम कर रहा है, उसको भी मारिए, तो माता पिता की ओर से एक आंसर आता है, एक उत्तर आता है कि वो तो छोटा है, उसे जाने दो। या कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो इसमें उसको बाकायदा छोड़ दिया जाता है और आप इसमें बहुत ही बुरी सज़ा पाने के हकदार होते हैं। तो आपके मन में ये ख्याल आता है कि मैं बहुत बेचारा हूँ, मेरे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, और ये जो छोटा भाई या बहन है इससे बहुत ज़्यादा प्यार किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप उस एज में होते हो तो आपको भी उतनी ही रियायतें दी जाती हैं, आप भी उतना ही उधम करते हो और आपको भी उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि आप बड़े हो चुके हो तो अब आप में परिवर्तन आ चुके हैं। अब इन्हीं परिवर्तनों को हम यहाँ पर समझेंगे कि ये छोटा बच्चा भी, आप घबराइए मत, आपको बात नहीं करता, मैं इसी छोटे बच्चे के बारे में बात करता हूँ जो आपके साथ बहुत अन्याय करता है। तो ये जो छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा बहुत कहना चाहिए खुद के काम नहीं करता है, बहुत उधम करता है, बहुत सारा कुछ करता है, और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता है तो बड़े होने पर जब ये स्कूल जाना चालू करता है तो इसके सारे काम माता पिता करते हैं। मतलब इसके बैग को संवार के देंगे, इसको अच्छे से शू पहनाएंगे, शूज़ मतलब कि, इसके अलावा इसकी ड्रेस पहनाएंगे भी, उतारेंगे भी, इसके अलावा इसकी कॉपी मेंटेन करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम माता पिता करके देते हैं। लेकिन जब वो बच्चा और बड़ा होता है तो वो बच्चा बड़े होने के बाद जब घर वापस आता है तो बैग कहीं फेंक देगा, शूज़ कहीं फेंक देगा, कॉपी किताब कहीं होंगी, होमवर्क करेगा नहीं करेगा, ड्रेस कहीं फेंक देगा, टाई कहीं, मतलब बहुत सारी अव्यवस्था यहाँ फैला देता है।
कुछ समय तक तो ये घर में चलता रहता है, लेकिन उसके बाद होता क्या है कि जब वो आपकी उम्र में आता है, आपकी एज में आता है, तो माता पिता इस अव्यवस्था को देखकर, ये जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है ना, इस अव्यवस्था को देखकर निर्णय लेते हैं कि एक नियम बनाए जाएं। कैसे नियम? वो अपने बच्चे से बोलते हैं कि आप जब आओगे तो बैग अपनी स्टडी टेबल में रखोगे, जो शूज़ हैं उन्हें गेट के बाहर जो एक जूते चप्पल या शूज़ रखने की जो टेबल है उधर पे रख के आओगे। जब ड्रेस उतारोगे तो अगर वो अच्छी होगी, साफ़ होगी, अगले दिन पहनने लायक, तो उसे कबर्ड में रखोगे, अदरवाइज़ एक बकेट होगी जिसमें गंदे कपड़े रखे जाते हैं, वहाँ पे रख दोगे। टिफ़िन लेके आओगे, टिफ़िन किचन में रख के आओगे। ऐसे छोटे छोटे नियम बना देते हैं। तो ये जो नियम बनाए जाते हैं, यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए नियम बनाए जाते हैं कि आपको कौन सा काम कब कैसे करना है, इस सब चीज़ के लिए नियम। अब बच्चे को बोला गया है कि आप स्टडी टेबल में अपना बैग रखोगे, टिफ़िन किचन में रख के आओगे, वगैरह वगैरह। बच्चा कहता है ठीक, बिल्कुल हम मान लेंगे, यहाँ पे बात हम रख देंगे बिल्कुल। लेकिन बच्चा करता क्या है, बैग लाता तो है लेकिन स्टडी टेबल पे इस तरह रखता है कि किताबें गिर जाती हैं। फिर टिफ़िन रखने जाता है लेकिन किचन में कहीं भी फेंक देता है, कहीं भी रख देता है। ड्रेस है, ड्रेस रखता तो है अपने कवर्ड वगैरह में, लेकिन कहाँ रखता है अगले दिन मिल ही नहीं पा रही होती है। ऐसी बहुत सारी और अव्यवस्थित चीज़ करता है। मतलब उसने नियम माना तो कि स्टडी टेबल में बैग होगा, किचन टिफ़िन में होगा, सॉरी टिफ़िन किचन में होगा, इसके अलावा जो ड्रेस है वो कबर्ड में ही होगी, शूज़ हैं वो बाहर ही उतारे जाएंगे लेकिन अलग अलग जगह डले होंगे। ऐसी वो चीज़ें मानता तो है लेकिन उसमें भी अव्यवस्था होती है। तब इन नियमों के अंदर भी नियम बनाए जाते हैं। मतलब इन नियमों के अंदर भी नियम बनाए जाते हैं कि अब आप उसे और इंस्ट्रक्शंस देते हो कि देखो, जब बैग ला के रखो तो स्टडी टेबल में इस तरह रखना कि कॉपी किताब ना गिरे या किसी और चीज़ को नुकसान ना हो। किचन में जब टिफ़िन ले जाके रखो तो उसे धुलने की जगह पे रखो, या शूज़ अगर रखो तो दोनों को एक साथ रखो, उसके साथ सॉक्स भी रखो। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे नियम के अंदर नियम बना देते हो। तो जो ये नियम के अंदर नियम आप बना देते हो ना, ये नियमों का एक जत्था या ये समूह या जो एक ग्रुप हो जाता है ना, इसे ही हम विधान या कानून कह सकते हैं। जब आप इसे हमारे जो आसपास हमारे सराउंडिंग्स में जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं और उन अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए जो नियमों के अंदर नियम बना के एक उनका जो समूह बनाया गया है, उन्हीं को हम विधान या कानून के नाम से जानते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा देखेंगे जो आज के दौर पे कि भाई किसी की वस्तु को नहीं चुरा लेना है तो उसके लिए अलग से कानून बना दिया, या किसी की वस्तु को छीन नहीं लेना है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, ऐसे अलग अलग नियम बनाए गए हैं। और नियमों के अंदर बहुत सारे नियम हैं। तो ये जो नियमों के अंदर नियम है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, विधान या कानून बोलते हैं। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण था जिसके तहत मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअल में विधान आया कैसे और ज़रूरत क्या थी कि जब समाज में जो अव्यवस्था है ये फैलने लगती है तो उसे व्यवस्थित करने के लिए हमें विधान या कानून की आवश्यकता होती है। लेकिन ये हुआ क्यों? जब छोटा बच्चा एक बड़ा बच्चा बन गया। ये अव्यवस्था कब फैली? जब ये छोटा बच्चा बड़ा बच्चा बन गया, मतलब ये समझदार हो गया, इसे समझ में आने लगा कि किन चीज़ों को कहाँ पर रखना है या कौन से ऐसे काम करने हैं। तो ये छोटे बच्चे से बड़े बच्चे के बीच में बनने पर इसमें क्या हुए, परिवर्तन। तो आप इस तरह से कह सकते हो कि जब समाज में या हमारे सराउंडिंग्स में या हमारे आसपास
कोई परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तन के होने पर अव्यवस्था का माहौल होता है, और उस अव्यवस्था के माहौल को हम व्यवस्थित रूप में जब यहाँ पर लेकर आते हैं तो उसके लिए जो नियमों के अंदर नियमों की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें हम विधान या कानून के नाम से जानते हैं। इसी को हम पुराने समय से समझेंगे कि ये जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, क्या ये अभी के लिए बस फिक्स बैठता है? जी नहीं, ये मैं आपको बहुत पुराने समय से लेके यहाँ पे एग्जाम्पल लेके बताऊंगा कि ये बहुत पुराने समय से आ रहा है। ये जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं वो आज से नहीं, पुराने समय से हो रहे हैं। कैसे, वो समझिए कि यदि हम एग्जाम्पल लें, हम आदि मानव के समय की बात करें तो हम एक बर्बर जीवन जीते थे, खानाबदोश जीवन जीते थे, कहीं भी निवास करने लगते थे, कहीं भी सो जाते थे, कभी भी जाग जाते थे, कुछ भी खा लिया करते थे। तो ये आदि मानव की ज़िंदगी थी, खानाबदोश ज़िंदगी थी। हमारा कुछ भी चीज़ एक फिक्स टाइमलाइन में, या कहना चाहिए एक सरल तरीके से नहीं चल रहा था। हम एक असभ्य और एक बर्बरता की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है, कई सौ सालों, हजारों सालों के बाद मानव की जो प्रक्रिया है, जीवन शैली है, उसमें बदलाव होते हैं और जल्द ही हम एक स्थिर और स्थायी सभ्यता की ओर बढ़ चलते हैं। इसी में आगे चलकर आपको एक मिलती है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं, इनमें आप देखते हो कि काफ़ी अच्छे से यहाँ व्यवस्थित रूप से नगरीकरण का उपयोग करते हुए यहाँ लोग निवास किया करते थे। इनके जीवन यापन में काफ़ी लॉजिक होते थे, मतलब ये तर्कपूर्ण जीवन जीना पसंद करते थे। समय बदलता है, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक संस्कृति आती है और फिर हमें एक परिवर्तन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक परिवर्तन देखने को मिला, फिर दूसरा परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेगा। वैदिक संस्कृति में कैसे, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था जन्म ले लेती है। वर्ण व्यवस्था मतलब कि हर व्यक्ति के अपने अपने काम बढ़ जाते हैं। युद्ध करना है तो क्षत्रिय करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करना है तो ब्राह्मण करेगा, और अगर व्यापार करना है तो वैश्य करेगा, और कोई निचले दर्जे के काम करना है तो शूद्र करेगा। तो इस तरह से काम बंट गए। ये भी एक सामाजिक परिवर्तन था। वैदिक संस्कृति में ही ये जो व्यवस्था थी, ऋग्वैदिक काल में कर्म आधारित थी और उत्तर वैदिक काल में ये जाति आधारित होगी। तो इस तरह आप कह सकते हो ये भी एक परिवर्तन था। पहले कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, फिर जाति आधारित वर्ण व्यवस्था हो गई। मतलब अब ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, वैश्य का बेटा ही वैश्य बनेगा, और शूद्र का बेटा ही शूद्र बनेगा। तो एक जाति आधारित व्यवस्था, ये भी समाज में एक परिवर्तन था। इसके बाद और परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन में अलग अलग धर्म आ जाते हैं। इसके अलावा यहीं पर महाजनपद काल भी शुरू हो जाता है। तो जनपदों का युग आ जाता है, धर्म अलग अलग आ जाते हैं। इन्हीं में से कुछ धर्म है जैसे कि बौद्ध और जैन। पहले हिंसा का माहौल होता था, लोग जानवर को मारकर खा जाया करते थे। लेकिन बौद्ध और जैन धर्म जब आए तो इन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो हिंसा से अहिंसा की तरफ गए हम, ये भी एक परिवर्तन था। और आगे चले तो यहीं पर एक धर्म और आया था, मुस्लिम धर्म। और मुस्लिम धर्म के आने के बाद जो अरब क्षेत्र था वहाँ पर इस्लाम धर्म काफ़ी तेज़ी से फैल गया, और इस्लाम धर्म के फैलने पर वहाँ के लोग काफ़ी तेज़ी से अपनी स्थिति में सुधार करने लगे। और जब उस सुधार करने लगे तो उन्होंने अपने क्षेत्र को बढ़ाया और जल्द ही भारत पर एक आक्रमण हुआ जिसे हम अरबी आक्रमण के रूप में जानते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ जब अरबी आक्रमण हुए, अरबी के बाद तुर्की आक्रमण हुए, तो तुर्की आक्रमण होने के बाद भारत में तुर्की सत्ता स्थापित हुई और भारत में आ गया सल्तनत काल। और जब ये सल्तनत काल आता है तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अरब का आक्रमण जब होता है हमारे यहाँ पर, तो सिंध में, जो पाकिस्तान का एक क्षेत्र है सिंध, वहाँ पे
मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर लगाया जाता है, ऊंट पाले जाते हैं। ये भी एक तरीके का परिवर्तन था। या यहाँ पे सल्तनत काल में देखोगे तो एक नए धर्म को माना जाता है। लोग यहाँ पे अलग अलग तरीके से अपने जो धर्म है वो तो मान ही रहे होते हैं, और यहाँ पे इस्लाम धर्म भारत में प्रगति कर रहा होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये भी एक परिवर्तन का दौर था। इसके बाद मुगल काल आता है। इन सब जगह आपने देखा, सभी जगह हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुए, लेकिन यहाँ पर कोई एक लिखित विधान बनाने वाला हमें कोई संस्था, कोई व्यक्ति नहीं देखने को मिलता है, या कई लोगों के द्वारा बनाया गया लेकिन वो उसे सभी जगह फैलाने की पूरी जो अपनी क्षमता था उसका उपयोग नहीं कर पाए। तो कोई भी एक लिखित विधान जो आज हमारे यहाँ पे कानून के नाम से जाना जाता है, हम उसको फॉलो करते हैं, अलग अलग उसकी धाराएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये उस समय कुछ भी नहीं था। ये इस्टेब्लिश होता है मुगल काल के बाद, जो हमारे यहाँ पे अंग्रेज आते हैं उनके समय पर। जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिश काल आता है, तो ब्रिटिश काल के आने पर हमारे यहाँ पे विधि बनाने की शुरुआत होती है, लॉ बनाया जाता है। इसमें वही नियमों को प्रदर्शित किया जाता है, नियमों के अंदर नियम संयोजित किए जाते हैं ताकि समाज में एक व्यवस्था का माहौल लाया जा सके। जो अव्यवस्था फैली हुई है भारतीय समाज में, या जो कानून के आने पर जो विश्व में भी मैं कहूँ कि जो अव्यवस्था फैली हुई थी, उसे व्यवस्थित करने के लिए नियम कानून का एक जो समूह था वह लाया गया, और उसे हमने विधि या विधान के नाम से जाना। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी कहाँ से? ब्रिटिश काल से। हमारे यहाँ पे तो आप कह सकते हो ब्रिटिश काल से। तो इन नियमों के समूह को जिसे आज हम विधान के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आप याद रखिएगा, ब्रिटिश काल से। हर चीज़ के लिए अपने अलग अलग नियम कानून कायदे आते चले गए। इसमें से मैं नेगेटिव पार्ट को नहीं डिस्कस करूंगा, मैं यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट को डिस्कस करूंगा ताकि आप एक अच्छा आंसर लिख सको। कभी भी आप जब अपने आंसर को लिख रहे हो, किसी भी चीज़ पे चर्चा कर रहे हो, तो वहाँ पर जितना हो सके, जब तक आपसे कहा ना जाए कि क्रिटिसाइज करो, क्रिटिसाइज में भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, लेकिन जब भी आप किसी से अपनी टॉपिक को लेकर डिस्कशन कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव यहाँ पे पार्ट बताना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव है तो कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो बात करनी ही पड़ेगी, लेकिन जितना हो सके अपनी जो थॉट है, अपनी जो विचारधारा है, उसे आप पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, जिसकी वजह से आपका जो आंसर राइटिंग है उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी दिखेगी और काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा आपका। हालांकि ये जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी का ही पार्ट होता है, जो मैं एग्जांपल दूंगा, जो अभी मैं बताने वाला हूँ कि जो ब्रिटिश काल में जो परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, उसमें किस तरह से विधान का उपयोग करते हुए उन नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म किया गया, इसके बारे में मैं इसमें बात करूँगा। कि ब्रिटिश काल था, ब्रिटिश काल के पहले से ही अगर आपको पता हो तो हमारे यहाँ पे सती प्रथा काफ़ी तेज़ी से चल रही थी। मतलब कि जब यहाँ पे किसी औरत का हस्बैंड यानी कि पति खत्म हो जाता तो वो पत्नी भी आत्मदाह कर लेती थी या अपने पति के लिए अपनी जान दे देती थी, तो उसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। तो सती प्रथा जो था, ये समाज में एक ऐसी कुरीति थी जिससे सभी को इसको फॉलो करना पड़ता था, इसे अपनाना पड़ता था। लेकिन 1829 में इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। किसकी वजह से? विधान की वजह से। हमारे यहाँ कानून आया कि अब ये गैर कानूनी है, कभी भी सती प्रथा का उपयोग करते हुए यहाँ पर समाज में इस कुरीति को अपनाया नहीं जाएगा, इसे फॉलो नहीं किया जाएगा। तो एक ये एग्जाम्पल समझ सकते हो आप। दूसरा, अब सती प्रथा खत्म हो गया, लेकिन सती प्रथा खत्म तो हो गया, लेकिन पति के जाने के बाद जो पत्नी थी उसे विधवा कहा जाता था, और विधवा जो होती थी उससे काफ़ी अन्याय का सामना करना पड़ता था। काफ़ी सारी मूवीज़ में भी आपने देखा हुआ है कि जो विधवा औरत होती है उसे अलग रखा जाता है, उसे अलग खाना दिया जाता है, उसके साथ अन्याय होता है, उसे
सम्मान नहीं दिया जाता है, किसी किसी में तो बताया गया कि बाल वगैरह काट जाते हैं, जो पुरानी प्रथा थी उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये जो अन्याय होता था ये काफ़ी बुरा होता था। तो यहाँ पर एक बदलाव लाने की, फिर एक परिवर्तन लाने की कोशिश की गई कि जैसे यहाँ पर एक परिवर्तन किया गया था कि सती प्रथा नहीं होगा, यहाँ पर भी जो विधवा थी इसके पुनर्विवाह की बात की गई। जी हाँ, जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लाया गया। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 लाया गया। इस अधिनियम के तहत यहाँ पे जो विधवा होती थी अब उसे फिर से विवाह करने का एक अधिकार मिल गया, और ये कानूनी अधिकार मिला, और फिर वही कानून या विधान ने अपना बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान दिया। तीसरा एक और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है हमें यहाँ पर कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया। ये था क्या? पहले क्या होता था कि किसी भी आयु में विवाह कर दिया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत यहाँ 12 वर्ष की आयु को निश्चित किया गया ताकि यहाँ पे बहुत ही कम उम्र में विवाह ना हो सके। तो इस तरह हम देखें कि ये सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, और इन परिवर्तनों में जो अव्यवस्था थी, जैसे कि सती प्रथा थी, सती प्रथा में ना चाहते हुए भी उस औरत को आत्मदाह करना पड़ता था। एक कुरीति थी कि विधवा के साथ अन्याय होता था, ये अन्याय को बदला गया, कम उम्र में शादी हो जाना। तो ये जो अव्यवस्था थी या एक नकारात्मक जो हमारे समाज की संरचना थी उसमें परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन सकारात्मक था कि सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। पुनर्विवाह, यहाँ पे विधवा का पुनर्विवाह का किया जाने लगा, या कम उम्र के जो बच्चे थे उनकी शादियों को यहाँ पे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इसके अलावा भी और परिवर्तन हुए जिन्हें यहाँ पे व्यवस्थित किया गया, और इनमें सकारात्मक दिशा में परिवर्तन लाए गए। जैसे कि छुआछूत की ही बात कर लेते हैं। आपको पता होगा हमारे समाज में छुआछूत को काफ़ी स्थान दिया गया था। इस छुआछूत को खत्म करने के लिए छुआछूत अत्याचार अधिनियम 1955 लाया गया था, जिसमें छुआछूत को, अगर कोई व्यक्ति छुआछूत अपनाता है या करता है तो उसे दंडनीय घोषित कर दिया गया था। अब इसमें भी बाद में परिवर्तन हुए। 1976 में, 1976 में इसमें परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ये था कि कई व्यक्ति यहाँ पर छुआछूत, मतलब जो समाज में व्यक्ति थे वो कहते थे ठीक है हम छुआछूत नहीं करेंगे, लेकिन वो जो व्यक्ति होता था जिससे छुआछूत की जाती थी, या जो निचले जाति का व्यक्ति होता था, वह अभी भी हर जगह जाने में सोचता था कि उसे जाने देने पर क्या पूरा तरीके से सम्मान मिलेगा या कोई व्यक्ति उसे रोकेगा तो नहीं। तो 1976 में जो बदलाव हुए उसमें उसे धार्मिक या सार्वजनिक स्थानों में जाने की, आने जाने की, रहने की छूट दी गई, और भी काफ़ी सारे अधिकार उसमें दिए गए जो आज आप पढ़ सकते हैं। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एमपीपीएससी के लिए भी। तो उसमें भी काफ़ी सारे अधिकार दिए गए। ये भी एक विधान, एक कानून के द्वारा ही उसे अधिकार दिए गए थे, और ये एक तरीके के सामाजिक परिवर्तन ही था जिसमें पहले जो छुआछूत का माहौल था उसे हटाकर उसे समानता का, उसे उसके सारे अधिकारों को देने का माहौल विकसित करना था। तो इस तरह से देख सकते हो ये छुआछूत वाला पार्ट हो गया। इसके अलावा भी और बात कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि दहेज प्रथा समाज में व्याप्त थी।
तो जो दहेज प्रथा थी यहाँ पर, तो दहेज विरोधी अधिनियम 1961 यहाँ पे आ जाता है। ये दहेज विरोधी अधिनियम के तहत समाज में दहेज लेना एवं देना दोनों को गैरकानूनी कर दिया जाता है। तो दहेज जो लिया एवं दिया जाता है ये भी गैरकानूनी यहाँ पर समझा जाने लगा या मानने की शुरुआत हो गई। ये भी किसके द्वारा परिवर्तन किया गया? ये एक विधान के द्वारा, एक कानून के द्वारा। भले ही आज समाज में प्रैक्टिकली हम बात करें तो ये आज भी चल रहा है, लेकिन आज भी अगर किसी व्यक्ति को परेशानी होती है कि हमें दहेज की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है या दहेज की वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हुई या कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो वो बाकायदा इन विधान, इन कानूनों का उपयोग करते हुए अपने अधिकारों की मांग करता है और अपने साथ हुए अत्याचार के लिए न्यायालय के समक्ष जाता है। हर एक चीज़ के सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, इसके भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक सकारात्मक दिशा में आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आप एक ऐसे लोक सेवक बनेंगे जिसमें आपको सभी सकारात्मक और नकारात्मक पहलू को लेते हुए अपनी सोच सकारात्मक दिशा में ही लेकर चलनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप यदि देखेंगे तो मैं एग्जाम्पल्स देते चला जाऊँगा, मेरे पास उदाहरण बहुत सारे हैं, इन उदाहरणों को मैं देते चला जाऊँगा जिसमें विधान के द्वारा सामाजिक परिवर्तन करते हुए जो समाज में अव्यवस्था है उसको यहाँ पे दूर किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और ये सब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैंने सामाजिक वर्ड नहीं जोड़ा, तो ये देखिए ये सब हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे विधवा पुनर्विवाह हो, चाहे वो छुआछूत हो, चाहे वो दहेज हो, ये सब हमारे जो सामाजिक व्यवस्था है उसी के अंतर्गत आता है। तो समाज में जो अव्यवस्था का माहौल था और ये जो परिवर्तन हुए, इन सभी को नियंत्रित करने के लिए एक विधान का उपयोग किया गया और उसे हम जानते हैं सामाजिक विधान के नाम से। तो आप एक छोटे से पार्ट में किस तरह से लिख सकते हो वो समझिएगा कि सामाजिक स्थिरता लाने के लिए, समाज में कोई नकारात्मक चीज़ों को यहाँ पे स्थान न मिले, समाज में स्थिरता कायम रहे, उसके लिए विधान का यानी कि सामाजिक विधान का उपयोग किया जाता है। समाज में नियंत्रण स्थापित करने के लिए, मतलब कि सामाजिक नियंत्रण के लिए सामाजिक विधान का उपयोग किया जाता है। सती प्रथा, विधवा छुआछूत, दहेज, ये सब कुरीतियाँ थीं। तो जो ये कुरीतियाँ थीं, तो इन कुरीतियों को समाज से खत्म करने के लिए इसके अलावा जो रूढ़िवादी विश्वास हैं इन्हें भी खत्म करने के लिए सामाजिक विधान का उपयोग किया जाता है। विधान तो बहुत सारे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विधान आपको मिलेंगे, यहाँ पर कानून मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप यदि सामाजिक विधान को बता सकते हैं तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि सामाजिक स्थिरता लाने के लिए, समाज में नियंत्रण या सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए, कुरीतियों को समाज से खत्म करने के लिए, इसके अलावा रूढ़िवादी विश्वास को खत्म करने के लिए जिस विधान का उपयोग किया जाता है उसे हम सामाजिक विधान के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप इन सबको या अपनी तरफ से भी कोई एग्जाम्पल या उदाहरण ले सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छे से यहाँ पे इस आंसर राइटिंग को कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एमपीपीएससी मेंस 2018 के जो मेंस के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें पेपर सेकंड के पार्ट बी में इसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। सो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसे आप लिख के देखने की कोशिश कीजिए, या जितने भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ उसे आप लिखने की कोशिश कीजिए। जो आपके माइंड में आता है उसे पहले लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से इसे लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, आप
यहाँ पे किसी भी टॉपिक को पूरा पूरा रट नहीं सकते हैं या पॉइंट टू पॉइंट नहीं याद रख सकते हैं कि आपको यही क्वेश्चन आएगा और आप उसे ही लिख देंगे। अब सामाजिक विधान जो मैंने यहाँ पर सिर्फ एक इंट्रो के रूप में यहाँ पे बताया है, सिर्फ आपको यहाँ पे इसकी पहचान करवाई है। अब आप इससे जुड़े हुए टॉपिक्स को भी लिखने का प्रयास कीजिए। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।